Anatomy in first year MBBS. Everyone says it's tough, but no one tells you how to survive it. In today's podcast, I'm joined with my batchmate Asif Nabi. We are going to talk about the reality of anatomy, what works, what doesn't, and how you can make it through without losing your mind. Hi guys, this is Arslan Manzoor, final year MBBS student at GMC Baramulla. Welcome back to my channel. Hey Asif, welcome to the podcast. Tell everyone a bit about your first impression of this subject called anatomy, as you are the goat of anatomy of our batch. To be honest, when I first started studying the subject, I was scared. I was scared like hell. Because I thought, what was it? We have recently came from NEET. There was a small NCRT book which I had to read line by line. And after seeing that, how minute details are here and how much is to be studied, that scared the hell out of me. And I think it is the first impression of every MBBS student when they first see anatomy. Yes, obviously it is the that syllabus वो इतनी सारी books देख के डर जाता है इंसान. Yeah. Then including anatomy में इतने सारे branches आ गए, वो छोटे छोटे minute details देख के. Histology, osteology. Moving on to our next section, that's the biggest challenge. तो आसिफ, आप हमें बताइए कि क्या स्ट्रगल थे आपके जब आपने एनाटॉमी फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में देखी. As I first said, that the vast syllabus. First of all, it scares. It is very vast. It has various number of subsections like histology, osteology, and then the main anatomy is also divided: neuroanatomy, abdomen, pelvis, upper limb, thorax, etc. So it at first it seems very difficult how we can memorize all these things, how we can understand all these things. और उसके बाद क्या होता है कि जब एनाटॉमी हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट सेक्शन वाइज. सो हमें वो क्लैरिटी ही नहीं आती है कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है. इट ओनली मेक्स सेंस जब हम पूरा एनाटॉमी एक साथ कवर करते हैं. देन इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस कि अच्छा वो वहाँ से जा रहा था, ये यहाँ से आ रहा था. तब तक मतलब इट फील्स लाइक कि हम बहुत रट्टा मार रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती है. बट इसमें एनाटॉमी में वही एक चीज़ है कि यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू कंप्लीट इट वंस. एंड देन जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू व्हेन वी फर्स्ट सॉ इट. सिमिलरली मुझे भी याद आ रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम एनाटॉमी देखी थी तो पहले जो टर्मिनोलॉजीज हैं दे गेट चेंज्ड एंड जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो आ जाती हैं. इंसान फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है. इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यंग जो नया नया नीट करके आया है. वी स्टडी इंग्लिश, यूजुअली हमारे जो मीडियम होता है इंग्लिश होता है. एंड देन सडनली जो चेंज हो जाता है हमारा इस टर्मिनोलॉजीज में. जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है एनाटॉमी में, दैट्स अपर लिम्ब. पहले कुछ टाइम तक तो मुझे यही नहीं दिख रहा था कि भाई अपर लिम्ब है कहाँ पे. आई वाज लाइक हैंड है ये सब कुछ, अपर लिम्ब कहाँ पे है. दैट इज डिफिकल्ट कि इंसान को अगर पहले से क्लियरिटी हो चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज की, तब जाके वो अच्छे से देख सकता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ. द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए. और दूसरी चीज़ इसमें ये भी आती है कि हम जब नीट में पढ़ रहे होते हैं तो हम लाइन बाय लाइन याद कर रहे होते हैं. तो बच्चे क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे एनाटॉमी में जो ऑलमोस्ट हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है बुक बीडी चौरसिया. सो वो उसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ने हम स्टार्ट बैठ जाते हैं. दैट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो फिर बाद में उसी लिए हमें लेक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ती है टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर. ठीक है. और दूसरा एक और बात भी है कि बच्चा आते ही जब इतना सिलेबस देखता है वो सोचता है मैं इसको कंसेप्चुअली कैसे करूँगा. मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास कोई टॉपिक्स है मैं इनको रट्टा मार लेता हूँ. जैसा कि वो नहीं, हमें रट्टा नहीं मारना होता. हमें क्रैमिंग से है अच्छा कि इंसान कुछ कंसेप्ट ले ले एंड देन उसके बाद अगर रट्टा मारना भी है कहीं पे तो ले ले, वो सही रहता है. एंड देन टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है उसके बारे में कुछ बताओ. देखो, टाइम मैनेजमेंट हमें लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है हम कैसे कर लेंगे. बट हमारे पास बहुत टाइम होता है फर्स्ट ईयर में. सो अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, सो इन 5 months 6 months वी वुड हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस. सो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आता है. अगर रोज़ 1 घंटा भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वी विल ईजिली कवर इट. ठीक, तो आपने जिस चीज़ के बारे में बोला, हमने जो डिस्कस किया, एक तो वास्ट सिलेबस है,
लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, रट्टा वर्सेस अंडरस्टैंडिंग है एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बिगेस्ट चैलेंज है। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट्स हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। इसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। आप बताइए एनाटॉमी कैसे पढ़ें, जब हमारे पास ये चैलेंज हैं तो हम इनको कैसे कोप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको रट्टा छोड़ना है। वो रोट लर्निंग से आप एनाटॉमी को समझ नहीं सकते। आपको खुद में विजुअलाइजिंग पावर लानी पड़ेगी। आप जब विजुअलाइजेशन करोगे चीज़ों की तो ऑब्वियसली वो आपके लिए इजी होती जाएगी। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, देन हाउ कैन यू लर्न इट? जैसे उसके लिए आती हैं एटलसेस आती हैं जिनमें स्ट्रक्चर्स दे होते हैं, इन वो रियल लगते हैं, तो उससे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कहाँ से जा रही है, कहाँ से नहीं जा रही है। और अगर एग्जाम की बात करें, वहां पे आप लाइन डायग्राम्स का यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज है पहले आपको समझना है कि क्या हो रहा है लिटरली। तो उसके लिए आपको वही चीजें हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि विजुअलाइजेशन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब तक ना विजुअलाइज करोगे इंटरनल ऑर्गन्स को, तब तक आप कैसे इस चीज़ को समझोगे। और उसके लिए एक तो एटलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज एआई का ज़माना है और वीडियोस बहुत सारे और डाइसेक्शन भी आप अटेंड करो, और डीएच में मिल dissection जाता है, आपको ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगा। और रिवाइज डेली करो ताकि चीज़ें भूले ना। डेली भी जरूरी नहीं है, बट आप वीकेंड पे एटलीस्ट जो आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको एक नजर जरूर मार सकते हो, हाँ। ताकि वो दिमाग में रहे आप जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज, क्योंकि एनाटॉमी है एक वोलेटाइल सब्जेक्ट जो दिमाग से निकल जाता है, सो आपको रिविजिट करना पड़ता है उसको बार बार। तो ज़्यादातर जहाँ पे देखा जाता है कि बेस्ट रिटेंशन पावर तब आता है कि जब इंसान, मतलब बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं या वो बोलते हैं कि अगर आपको एनाटॉमी याद रखनी है अच्छे से, इट्स बेटर कि आप रीड करना या फिर खुद को पढ़ना या कुछ ऐसे करने से बेटर है आप किसी दूसरे इंसान को पढ़ाओ, तो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। व्हाट इज योर थॉट? हाँ, वो बेटर है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी विद माय फ्रेंड्स। किसी ना किसी को तो मैं पकड़ के पढ़ा ही लेता था। मैं तो रिमेंबर दैट। तो उससे क्या होता है कि आपको खुद को पता चलता है कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप किसी और को तभी पढ़ा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जब आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और उससे आपको समझ आता है कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, सो यू गो एंड रिविजिट दैट। पर अगर आप ऐसे ही थॉरली रीड करते जाओगे, वो आप कभी नहीं समझ सकते कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो। सो वो एक बहुत ही एसेंशियल चीज होती है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ आप पढ़ सकते हो या कुछ, आप मिरर के सामने खुद को भी पढ़ा सकते हो, वो भी उतना ही इफेक्टिव है। ठीक है, नाइस नाइस, सही बात कही आपने। वो चीज़ देख के मैंने भी आपसे, जो आपने मुझे बताया था कि कैसे करना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस था पहले से ही, तो वो चीज़ मैंने भी फॉलो की एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट एनाटॉमी को विजुअलाइज करने में। और एनाटॉमी कैसे पढ़नी है, वो 3D स्ट्रक्चर सब जब मैं किसी को पढ़ाता था तो कई डाउट्स मेरे भी होते थे जो मुझे वहाँ से क्वेश्चन आते थे। देन आई यूज्ड टू थिंक इन माई माइंड कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, मुझे ऐसे सोचना चाहिए। देन आई यूज्ड टू स्टडी एंड मुझे वो डाउट खुद के भी क्लियर हो जाते थे किसी दूसरे को पढ़ाने से। सो नटशेल ये है कि एनाटॉमी इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट विजुअलाइजिंग। जो हमारा सेगमेंट है वो है डीएच हॉल एक्सपीरियंस। मुझे बताएं आपका डीएच हॉल एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप फर्स्ट टाइम डिसेक्शन हॉल में पहली बार अंदर गया? तो जब मैं पहली बार डिसेक्शन हॉल में गया, so it was kind of a strange feeling कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक डेड बॉडी है जिसको हम काटेंगे। इट वाज लाइक कि वो होता है कि एक टैबू जैसा बनाया है कि देखो मुर्दों के पास नहीं जाते, वो नहीं करते, एंड इट वाज लाइक एन एक्सपीरियंस की मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो और दूसरी चीज वहाँ पे जो थी, मतलब पहले दिनों वहाँ पे फॉर्मेलिन की स्मेल होती थी, तो वो बहुत इरिटेट करती थी, बहुत स्टिंग की होती थी। तो उस वजह से कुछ लोगों को वहाँ चक्कर भी आए थे डाइसेक्शन देख के। आई वोंट नेम देम, पता चला केस आ गया उन पे। तो इट वाज लाइक कि अ स्ट्रेंज फीलिंग। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा मैं तो घबरा गया था ऑब्वियसली। इट वाज किसी इंसान को आप काट रहे हो, लाइक कुछ और चीज काटना तो ठीक है, इंसान कट रहा है तुम्हारे सामने, लाइक तुम भी एक इंसान हो, तुम देखो इंसान के फेफड़े निकाल रहे हैं, इंसान का दिल निकाल रहे हैं।
पहले तो मैं बहुत डर गया था जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ हमारा जब था, बट विद टाइम इंसान हो जाते हैं। एडजस्ट आई हैव पिक्स ऑन माय हो जाता है। गैलरी की, जिसमें मैंने फिर खुद से हार्ट को अपने हाथ में लिया था, and फिर इंसान हो जाता है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी डर होती है इंसान को, जो वो लगती है टैबू, वो जो आपने बोला, दैट्स ऑब्वियस। डीएच के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। और जब आप रियल टाइम में देखते हो कि ह्यूमन की एनाटॉमी क्या है, आप सामने देख रहे हो कि अगर आपने रेडियल नर्व के बारे में पढ़ा है, आप देख रहे हो रेडियल नर्व यहाँ से आ रही है, फिर क्रॉस कर रही है, फिर नीचे जा रही है। सो इट इज वेरी लेस लाइकली दैट नाउ यू विल फॉरगेट इट, क्योंकि अब आपने उसको विजुअलाइज किया है, अपनी आंखों से देखा है। now it will be easier for you and the same is with everything जो भी हम वहाँ पे डिसेक्ट करके देखते हैं। आप हार्ट के बारे में कितना भी पढ़ लो, जब आप डिसेक्शन हॉल में हार्ट अपने हाथ में उठाते हो ना, तब आपको समझ आता है कि व्हाट इज द रियल एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ से है, इसके इंफीरियर वेना कावा कहाँ से है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से है, एट्रियम, वेंट्रिकल, सब के बारे में आपको आइडिया मिल जाता है। आप विजुअलाइज करते हो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम बुक्स में ऐसे पढ़ते हैं, वैसे डायग्राम्स में देखते हैं, जब आप वो अपनी आंखों से अपने सामने देखते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक, ऑब्वियसली ये बात सही है कि जब तक इंसान उस चीज़ को देखता नहीं है डीएच में जाके सामने, थ्योरेटिकली इंसान पढ़ता है कि यार जैसे आपने कहा रेडियल नर्व या कोई और भी हमारी आर्टरी, वीन, कुछ भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऊपर से नहीं दिखता लेकिन इंटरनल है इंसान की बॉडी में, जब तक इंसान डिसेक्ट करके इंसिजन्स दे के इंसान जब तक नहीं देखता अंदर के भाई वहाँ पे ये स्ट्रक्चर ट्रूली प्रेजेंट है इंसान, तब तक वी बिलीव व्हाट वी सी एक्चुअली। तो वही है, इंसान को जब तक वो देखेगा, और वो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा हर एक के लिए कि आप जाएं डीएच में जाएं और जाके वहाँ पे आगे जाएं। ऐसा नहीं कि पीछे बैठ के कहीं बहाना बना के अटेंडेंस के लिए जाएं आप, नहीं, ये आपके बेनिफिट के लिए आप जाएं वहाँ पे और ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस कि मैम ये यहाँ पे क्या है। डोंट आस्क के कुछ पढ़ के आओ एआई से या चैट जीपीटी से कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे फितूरी आइडियाज हमारे दिमाग में मैम को नीचे दिखाने के लिए, वैसे वाले कुछ होते हैं स्टूडेंट्स दिमाग से जो पैदल हो गए होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसका वहाँ पे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो जेन्युइन है कि मैम मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, ये कैसे है मीडियल, ये कैसे है लेटरल, ये कैसे मीडियल लेटरल है, मुझे बताओ ये इसका कोर्स यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, ये किसके नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है, मुझे वो एक्सप्लेन कर दीजिए। जहाँ पे आपको थोड़ा छोटा सा भी डाउट है, जहाँ पे आप सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपकी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन जो वो आपके सामने वो सर्जन है, वो एनाटॉमिस्ट है, उसको पता है कि ये उसने 1000 बार ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको पूछ लिया करें, लेकिन फितूरी आइडिया से दूर रह के। अब अगला सेगमेंट है हमारा, दैट्स एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस, एग्ज़ाम से पहले कैसे करना होता है, सब इंसान यही सोचते हैं कि यार पढ़ तो लेंगे पूरे साल में, लेकिन बाद में एग्ज़ाम में एक रात, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉलेज में क्या होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें कॉन्जिक्यूटिवली पेपर्स होते हैं, तो एक रात में पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है। और स्टैंड अप का तो ज़्यादा ही हमारे पास लोड होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस एक रात में कवर करना, इतनी एनाटॉमी की बुक्स होती हैं, तो वो सब मिला के वो मुश्किल होता है। तो ये मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट रहेगा हमारा, इसमें आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स जानना चाहेंगे कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बोथ थ्योरी एज वेल एज वाइवा, दोनों में। तो जहाँ तक थियरी का सवाल है, आई नो इट्स हेक्टिक, खासतौर पे जब स्टैंड अप्स होते हैं, क्योंकि वो पूरा सिलेबस एक पेपर में हमें देना होता है, बीच में छुट्टियाँ नहीं होती है, गैप्स नहीं होती है, तो इंसान सोचता है कि बीडी चौरसिया देख के बोलता है इसके 4 वॉल्यूम्स में मैं एक रात में कैसे करूँगा। तो एग्ज़ाम के लिए हम आराम से लेक्चर्स देख सकते हैं, उन लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार से पढ़ता था ई गुरु को। एक सेकेंड रिमाइंडर ये है कि ये हमारा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना अश्विनी सर से हमने कोई पैसे लिए, ना मेरा वालों से, ना किसी और से, वैसे इतनी रीच ही नहीं है जो हमें पैसे देंगे। तो मैंने तो डॉक्टर अश्विनी कुमार से पढ़ा था, एंड इनफैक्ट फिर मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने यहाँ उसी से पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने एंड द मेन चीज़ थी कि अश्विनी सर जो थे, वो जो फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर थे उनके नोट्स नहीं देते थे, वो बोलते थे नोट्स खुद बनाओ। एंड उसका सबसे अच्छी चीज़ ये थी नोट्स खुद बनाने की, कि तुम खुद से विजुअलाइज कर रहे हो, अपने हाथ से लिख रहे हो। सो जब आगे जाके रिवाइज करना होता था, इट वॉज ईजियर टू रिवाइज, और नोट्स इतने कंसाइज हो जाते हैं फिर
कि अगर आपने उनको एग्जाम से पहले 3 बार 4 बार पढ़ा है, सो इट वोंट टेक मच टाइम। लाइक सेंड अप के टाइम फिर मैंने न्यूरो एनाटॉमी शायद 45 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी रिवाइज करके। एब्डोमेन को यही 1 सवा 1 घंटा लगा था मुझे। हेड एंड नेक थोड़ा वास्ट है तो 1.5-2 घंटे में मैंने वो भी किया था। एंड इट वाज लाइक कि फिर मुझे बस देखना पड़ रहा था एंड इट वाज ऑलरेडी इन माय ब्रेन। ओके, तो 45 मिनट्स तब जाके हुए जब आपने पहले- ऑफ रिविजन्स की हैं, आपने कंसेप्ट क्लियर किया हाँ। है। पहले स्टडी आवर्स आपने अच्छे रखे होंगे स्टार्टिंग हाँ। में, लॉन्ग लेक्चर्स देखे होंगे, नोट्स आपने खुद बनाए हैं, वो नोट्स हमने भी इस्तेमाल किए थे, तो थैंक्स फॉर दैट। और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि यार जब हम पहले पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट हमारे पास बहुत होता है, जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में यू शुड बी टू द पॉइंट। आप जो टारगेट होना चाहिए आपका, वो एग्ज़ाम टारगेट होना चाहिए। नॉलेज बेशक हमारे पास एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हमें सर्जरी में भी आगे काम आएगी, हर जगह आएगी। नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, वो आपको पूरे साल करनी है। लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में ये है कि आपको जो सिलेबस है मोस्ट इंपॉर्टेंट या मार्क्ड क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, और सबसे पहले उनके आप डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए। I used to practice Anatomy is nothing without diagrams. Without diagrams. You have to practice, चाहे वो कुछ भी हो, जिसका डायग्राम नहीं भी बनता अपने दिमाग से बनाओ। मेरा तो ये स्ट्रेटजी रहती थी। देखिए डायग्राम्स के बारे में मैं वही बोलना चाहूंगा कि बुक पे देयर आर वेरी टफ डायग्राम्स। सो अश्विनी सर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी Yes, था yes, yes. कि उन्होंने बहुत इजी डायग्राम्स बनाई थी जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। आप अगर आपने उनके नोट्स देखे भी है कि देयर वाज ओनली डायग्राम्स, बहुत कम लिखा हुआ था, बट वो डायग्राम सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर रही थी और बनाने में भी इजी थी। ऑब्वियसली। तो ये सजेशन रहेगी कि आप पहले पढ़ें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप डायग्राम्स ही रिवाइज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, चाहे वो कुछ भी है, आपकी आर्टरी है, वेन है, या कोई स्ट्रक्चर है, या आपका कोई ऑर्गन है, उसको एक बार नहीं, आई वुड से 30-40 टाइम्स तुम्हारा एग्जाम से पहले उसका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप आंखें बंद करके ही बनाओ, आपका डायग्राम सामने होना चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा वही एग्जाम में आती हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, जैसे राइट एट्रियम का डायग्राम है, वो तो आना ही है किसी भी हाल में हमारे पास। क्यूबिटल फोसा है, वो आएगा। तो वो आपके कुछ गिने चुने जो हमारे पास सिलेबस है, वो इम्पोर्टेंट वाला, वो आप प्रैक्टिस करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, वो बहुत प्रैक्टिस करिए। बाकी चीज़ों को भी करिए, वो रैंक डिसाइडर है, लेकिन आपका जो पासिंग है वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा। ठीक है। एक और बात होती है कि हम क्या करते हैं, हम रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक एक बार एक टॉपिक चल रहा है तो हम बीच में कोई और आया तो हम कहीं और चले गए, कहीं फ़ोन उठाई तो कहीं और, कहीं फिजियोलॉजी पढ़ रहे तो एनाटॉमी में घुस गए, एनाटॉमी उठाई तो बायोकेमिस्ट्री में घुस गए। वैसे नहीं, एक प्लान होना चाहिए कि मुझे आज हेड एंड नेक कंप्लीट करना है। सबसे पहले उसका प्लान ये रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे हर एक सिस्टम के करने हैं, हर एक सिस्टम के मुझे पहले देखना मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, उसके बाद उसको आप सॉर्ट आउट करके देन आप कीजिए कि आप पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हर एक में से, जो आपके 70-80% पेपर कंप्राइज करेंगे, उसको आप देखिए। उसको पहले एक बार आप अपने उस पर आप काबू पा लीजिए। देन व्हेन यू आर मास्टर ऑफ दैट, उसके बाद आप देखिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉमन मिस्टेक्स। सो आसिफ, आप बताइए कि व्हाट मिस्टेक्स शुड जूनियर्स अवॉइड। सबसे कॉमन गलती करते हैं एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम नए नए आए होते हैं, तो वो हम सिलेबस के बोझ तले दबे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमें सिलेबस ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। उस चक्कर में हम रिवीजन भूल जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है जो हमने पिछला किया था। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट क्या होता है कि जब हम रिवीजन करने आते हैं, हमें लगता है हम तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ये हमने कब पढ़ा था, वो तो देखा देखा भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि हम बार बार आके थोड़ा सा देखें, एक बार वो फोटोग्राफिक मेमोरी बनाएं अपनी, कि देख के हमें फिर आ जाती है चीज़ें याद। तो ऐसे अगर हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे कभी देखते ही नहीं है लौट के, सो वापस आके फिर वही हो जाता है हमारे साथ, ये क्या हो गया। ठीक ठीक, इसी को बोलते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। एक बात आपकी यही कि रिवीजन, और दूसरा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डायग्राम Diagrams एंड practice. एक लिखना। प्लान, एक स्ट्रेटजी बना के उस हिसाब से पढ़ना। और खाली पढ़ना नहीं, लिखना प्रैक्टिस करना उन हाँ। चीज़ों को।
मेनली एनाटमी। पेपर कैसे देना है उसको एक आप देखिए कि शॉर्ट आंसर मुझे कैसे राइट करना है, आंसर लॉन्ग आंसर कैसे करना है। एट द एंड सम जो स्टूडेंट्स होते हैं दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज बट दे डोंट नो हाउ टू पुट इनटू इट, हमें कैसे और उसको पेपर डालना में है। क्या होता है, जैसे हम पेपर देने जाते हैं, सो वी स्टार्ट राइटिंग हैफेजर्डली। तो वो नहीं है, एक ऑर्डर में हमें चीज़ें लिखनी होती है, और हमें कीवर्ड्स तो एटलीस्ट याद करने होते हैं। जब हमें कीवर्ड्स याद होते हैं एग्जाम में, सो फिर हम खुद भी लिख पाते हैं, फिर हमें चीज़ें याद भी आती हैं। बट द थिंग इज कि अगर हम कीवर्ड्स ही भूल गए कि जो उस टॉपिक में मेन कीवर्ड्स थे, फिर हम एग्जाम में कुछ भी लिखते हैं, हैफेजर्डली लिखते हैं, तो वो स्कोर को कम करता है। Our final segment is it's rapid fire. सबसे पहले क्वेश्चन है कि बेस्ट एनाटमी बुक। वेल, एनाटमी बुक के लिए देयर इज नो डाउट कि बीडी चौरसिया इज़ द बेस्ट एनाटमी बुक। बट अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, देन यू मस्ट गो विथ सिलेक्टिव एनाटमी, बिकॉज वो वही है, बट वो आपको सिखाती है कि आपको लिखना कैसे है, वो तरीका क्या है, वो ऑर्गेनाइज कैसे करना है आपके आंसर को। और वो बहुत छोटी बुक है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो बिफोर एग्जाम्स 1 महीना, तब तक आप यू कैन रिलाई ऑन बीडी चौरसिया। तो दूसरा है वर्स्ट टॉपिक। वेल, आई थिंक कि कोई डिसएग्री नहीं करेगा इस चीज़ से कि द वर्स्ट टॉपिक ऑफ एनाटमी इज हिस्टोलॉजी। देख के लगता है ये क्या है, पिंक वाइट कुछ समझ नहीं आता है कि लाइक सही तो सारा सेम दिख रहा है, ये क्या है, यू लाइक कंफ्यूज कि बेबी अरे ये पिंक, ये तो जीआईटी में भी ऐसा ही था, माउथ में भी ऐसा ही है, कहीं और स्किन में भी ऐसा ही है। तो जब वो एग्जाम देने हम जाते थे हिस्टोलॉजी का, मे बी यू रिमेंबर, हम स्लाइड्स याद करके जाते थे, हमने वो 45x पे देखी होती थी, बिल्कुल कि 40x समथिंग, तो उसके बाद वहाँ पे वो 10x पे रख देते थे एंड वी वर लाइक कि है क्या ये, देन हम अपना ही लिख देते थे। सो इट इज, आई थिंक इट इज द वर्स्ट टॉपिक, मतलब आई डोंट वांट टू लुक एट इट इवन अगेन। ओके, हिस्टोलॉजी सेम हियर। वाइवा फियर लेवल आपका एनाटमी में क्या था? वेल, इन टर्मिनल 1 10 क्या मैं बोलूँगा 20। इट वॉज लाइक कि आज तो गए, आज बेइज्जत होके आना है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन टर्मिनल 2 में इट वॉजंट दैट मच, सेंड अप में इट डिक्रीज्ड फर्दर, एंड इन फाइनल मतलब वी वर लाइक चिल कि हाँ यार जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इंसान फिर यूज्ड हो जाता है फॉर वाइवा। तो लेकिन पहले ऑब्वियसली वी हैव नेवर फेस्ड द सिचुएशन, तो ऑब्वियसली पहले हालत ख़राब होती है कि आज तो मरेंगे, फिर तो हम सॉरी सर बोलना भी सीख जाते हैं। हाँ, द अल्टीमेट आंसर इज सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर नीचे रख के सर सॉरी मैम, सॉरी मैम। और आई रिमेंबर कि जब हमारे वाइवा थे, बहुत सारे जोक्स भी आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी हुए हैं। देयर वाज बैचमेट हमारा, यू नो नाम नहीं लूँगा, बट उसको पता है, हमारे बैचमेट्स को पता है, उसको बून हाथ में दी है टीबिया। सो मैम आस्क, बेटा व्हाट इज़ दिस बून, इसको एनाटमिकल पोजीशन में रखो और मसल्स अटैच। सबसे पहले बोलना है कौन सी बून। वो बेचारा बहुत बड़ा था लेकिन स्ट्रेस में था। मैम दिस इज टिब्यूला। I was like what the world। हो जाता है वहाँ। एंड उस पे मतलब तब इंसान को हंसी आती है जब दूसरे को देख रहा होता है कि यार ये क्या बोले, जो जब खुद होता है तो अब मेरी बारी आई, I was like मैं जाऊँगा, तो I was puzzled। मैं बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ के गया था वो मुझे नहीं याद आ रहा था, तो ये वहाँ पे ब्लंडर्स होना से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे मैम ने हिप बोन दी थी और मैं उल्टा पकड़ रहा था मैम को। फिर मैम ने मुझे दिखाया कि व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन। मैं इतना स्ट्रेस था, इतना नर्वस था टर्मिनल 1 में कि मैं फिर से उल्टा पकड़ रहा हूँ। मुझे मैम बोल रही है भाई क्या कर रहे हो, पढ़ के नहीं आया? आई वाज लाइक मैम मुझे तो आता तो है बट आई एम नॉट एबल। तो वो स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जैसे आप आगे जाते हो सेंड अप्स तक, वो स्ट्रेस बहुत कम हो चुका हो। बिल्कुल, तब तक इंसान जान जाता है क्या पूछते हैं, कौन से फेवरेट क्वेश्चंस हैं। और पहले जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्मिनल में पता नहीं होता कि टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और फेस भी नहीं की। तो सरफेस मार्किंग्स के लिए बुलाया गया। मुझे बोला कि बेटा किडनी ड्रा करके दिखाओ मुझे, जो वहाँ पे चार्ट बना था ना स्केलेटन का। तो मैं बना रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट किडनी बनाई, यहाँ से इतने सेंटीमीटर, वहाँ से वो, ये मैं करके खुश हो रहा हूँ। तो मैं बोल रही बेटा बना ली? मैंने बोला हाँ मैम मैंने तो बना ली। बोला गुड बेटा, ज़रा पीछे आओ, ये कौन सा व्यू है? मैम मैं AP। बोला AP से होते हो PA से बनाते हैं? ओह सॉरी मैम पीए से बनाते हैं। सो
ये ऐसे ऐसे इट वाज लाइक यू न्यू एवरीथिंग बट आप बेसिक भूल गए। क्योंकि स्ट्रेस होता है इंसान को, हाँ okay. इंसान भूल जाता है। वन एडवाइस फॉर जूनियर्स। मेरी एडवाइस यही है, चिल करो बट गिव सम टाइम टू योर स्टडीज़ ऑल्सो। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम आप भी सीख जाओगे। जैसे हम आए थे, हमें भी स्ट्रेस था, लेकिन विद टाइम हम भी अडेप्ट हो गए इस चीज़ से, क्योंकि इट इज़ अ बिग शिफ्ट फ्रॉम नीट टू MBBS। तो वहाँ पे इतना छोटा सा सिलेबस होता है एज़ कम्पेयर टू MBBS। तो मतलब पहले पहले लगता है कि बहुत मुश्किल है, स्ट्रिक्टनेस होती है, टीचर्स फर्स्ट ईयर के सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बिकॉज दे वांट टू टीच यू द डिसिप्लिन। तो उस टाइम लगता है बहुत मुश्किल है, बट येस यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि मतलब अब आप आ गए हो, अब आपको कुछ टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, बट टेक इन अकाउंट योर स्टडीज़ ऑल्सो। उसको भी थोड़ा टाइम दो, 2 घंटे ही दे दो, कुछ दे दो। हाँ, बाकी आप मज़े करो जितने करने हैं, तो दैट्स नॉट एन हाँ, इशू। लाइफ एक बार मिली है, उसको भी जी लो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। मेन गोल है पढ़ना, उसको आप अच्छे से पढ़ें। एंड जो आपके पास स्पेयर टाइम मिलता है उसमें आप अपने पैशन जो है आपके, उनको नहीं छोड़ें आप। हाँ। जो आपकी हॉबीज़ हैं उसको मत छोड़िए आप। हाँ ऑब्वियसली, अब क्योंकि हमें ही देख लीजिए हम कितना स्पोर्ट्स खेलते हैं। बिल्कुल, हम स्पोर्ट्स में हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, हम ये चीज़ें तो हम ये नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है करना, हमें रिग्रेट और नहीं वो रहेगा कि ज़रूरी हमें है किया। खुद के माइंड Obviously, को रिलैक्स करना। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए आपके हाँ। पास, तो उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करिए, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ योर स्टडीज़। जब तक आपका स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो रही, आपके दिन में जो आपके गोल्स हैं वो कंप्लीट कीजिए। पूरे फुलफिल करने के बाद आपको जो आपके हॉबीज़ हैं उनको आप आराम से कीजिए। So if you are a first year student and struggling with anatomy, just remember you are not alone. हर कोई इस सिचुएशन पे होता है, और इंसान को स्टार्टिंग में लगता है कि भाई ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा, I won't be able to go through this, but trust me, everyone does it and you are going to do it, obviously. There are bigger fishes Yeah. coming for you, so it is just Anatomy start to warm up. वार्म अप है, ये प्रैक्टिस है। असली मैच आगे आने वाला है, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए और डरिए नहीं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और अपना 100% दो। सो आसिफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस Welcome. एंड दिस वाज रियली हेल्पफुल। तो आप भी शुक्रिया कीजिए आसिफ। मैं इनको अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा ताकि इनका जो फर्स्ट ईयर का फोबिया है वो वापस आएगा। आसिफ, Thank you this very is much. for you. I hope I never return back to this again. चलिए, सो इफ दिस रियली हेल्प्ड यू, काइंडली आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि आपका प्रेजेंटली कौन सा टफेस्ट सब्जेक्ट है, और हमें बताइए कि हम अगले किस सब्जेक्ट पे आपके लिए वीडियोस बनाएं। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।